आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। फुलवारी शरीफ टेरर मामले में हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पीएफआई से लेकर पाकिस्तान तक कनेक्शन मिलने के बाद अब इसके तार नुपुर शर्मा तक जुड़ गए। संदिग्ध आतंकी अतहर परवेज के मोबाइल फोन से नुपुर शर्मा का फोन नंबर और उनका पता मिला है, जिसके बाद जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल में हर रोज सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि संदिग्ध आतंकी अतहर परवेज के पास था नुपुर शर्मा का नंबर। अतहर परवेज के मोबाइल फोन में नुपुर शर्मा का नंबर सेव था। अतहर के फोन में नुपुर शर्मा के घर का एड्रेस भी था। केंद्रीय एजेंसियां और पटना पुलिस की छानबीन के दौरान ये जानकारी सामने आई है। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से अभी बच रही है। अभी मेरे लिए इस पे कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। नुपुर शर्मा को लेकर कोई लिंक मिला इसमें? उसका तो जिक्र है ही 2047 विजन में। प्लीज मेरे तरफ से नो कमेंट। अच्छा, अलग अलग छापेमारी कितने जगहों पे हो रही है? कॉल डिटेल्स भी कुछ मिले हैं जो कि पाकिस्तान से संपर्क हुए हो। व्हाट्सएप तो है, क्या कॉल्स भी व्हाट्सएप कॉल्स कुछ आप दूसरे देशों के कुछ नंबर से कॉल्स हैं। किसको? रेगुलर नंबर पे या व्हाट्सएप कॉल पे? व्हाट्सएप कॉल भी है, रेगुलर नंबर किनके मोबाइल पे है? अभी मतलब इतना क्रिस्टल जानकारी हम आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन है वो नंबर्स हैं। पाकिस्तान से भी फोन रेगुलर आते थे। दूसरे देशों के नंबर्स हैं जिस पे फोन पे बात है। इधर आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत यानी ISKP ने भारत की खुफिया एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। ISKP की मैगजीन में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। मैगजीन के फ्रंट पेज पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाई गई है। इतना ही नहीं, मैगजीन में भारत और बीजेपी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। इस मैगजीन में बीजेपी नेताओं पर हमले का भी जिक्र है। जाहिर है, फुलवारी मॉड्यूल और सीतामढ़ी में चाकूबाजी की घटना के बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ चुकी है। इसी कड़ी में मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें एडीजी पुलिस हेडक्वार्टर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी CID, एडीजी STF समेत पटना और गया के साथ सभी रेंज के IG, DIG और जिलों के SP भी शामिल हुए। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। मरगूब उर्फ ताहिर को पटना पुलिस ने 48 घंटे के रिमांड पर लिया है। ताहिर का कनेक्शन पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक मिला है। ताहिर के इंटरनेशनल तार के कड़ी को जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पटना पुलिस की गिरफ्त में साधारण सा कदकाठी का दिखने वाला ये वो शख्स है जिसके तार पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक जुड़े हुए हैं। नाम है मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर। ताहिर को पटना पुलिस ने 48 घंटे की रिमांड पर ले लिया है। आज माननीय न्यायालय ने मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर, जो गजवाए हिंद प्रकरण में जेल में है, उसको हम लोगों ने माननीय न्यायालय से पुलिस रिमांड के लिए मांगा था। माननीय न्यायालय ने आज से उसको पुलिस रिमांड दिया है 48 आवर्स के लिए। फुलवारी शरीफ टेरर मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। फुलवारी शरीफ केस को अब ईडी ने भी टेक ओवर कर लिया है। ईडी की टीम अब PFI की फंडिंग से जुड़े मामले की तहकीकात करेगी। PFI और SDPI की भूमिका है और इस मामले में जिस तरह से कई लोग अभी भी जांच एजेंसी के रडार पर हैं, लिहाजा अब इस मामले में विस्तार से खंगाला जाएगा कि किस तरह से उन तमाम लोगों की भूमिका इस मामले पे है और इस मामले में जिस तरह से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों से जुड़े हुए लोगों की जो भूमिका है उसको भी खंगाला जाएगा। जो केस रजिस्टर्ड किया गया है वो दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में रजिस्टर्ड किया गया है। हालांकि PFI से संबंधित पहले उत्तर प्रदेश, केरल और राजधानी दिल्ली में भी केस को दर्ज किया गया था और उसी मामले को ध्यान में रखते हुए जो टीम पहले इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसी टीम के द्वारा ईडी मुख्यालय में ही इस केस को अब दर्ज कर लिया गया है। पटना से आतंक के इंटरनेशनल कनेक्शन की जड़ें कितनी गहरी हैं? 2016 से पाकिस्तान के हाथों ऑपरेट हो रहे दानिश ने कितना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया? बिहार को ही साजिश के लिए सॉफ्ट टारगेट के रूप में क्यों चुना गया? इसी का पता जांच एजेंसियां लगाने में जुटी हुई हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार और दिल्ली से शंकर आनंद की रिपोर्ट।
फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल के खुलासे को लेकर बीजेपी हमलावर है, लेकिन इसी बीच बीजेपी ने एक और मामला उछाल दिया। बीजेपी का आरोप है कि राजधानी पटना के मुस्लिम बहुल इलाकों में एक खास धर्म के थानेदारों की ही पोस्टिंग होती है। बीजेपी के आरोपों पर विपक्षी आरजेडी भी समर्थन कर रही है। राजधानी पटना में देश विरोधी गतिविधियां उजागर हो रही हैं। पीएफआई के कारनामे सामने आ रहे हैं। पुलिस को समय रहते इसकी भनक नहीं लग पाती। जाहिर है सवाल तो उठेंगे ही। पीएफआई पर बैन लगाने को लेकर बीजेपी हमलावर है, लेकिन राजधानी पटना के मुस्लिम बहुल इलाकों में थानेदारों की पोस्टिंग को लेकर बीजेपी ज्यादा हमलावर है। धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर पोस्टिंग नहीं होना चाहिए। प्रशासन के लोगों को केवल जो है अपराधी और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना है। कैसे जो है हम इन चीजों को हम रोक सके, इस पर ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है कि वैसे लोगों को अगर दिया जाता है या जिन इलाकों में उस वर्ग के लोग रहते हैं, उसी वर्ग के थाना प्रभारी होते हैं, तो मुझे लगता है कि वो उस प्रकार का काम नहीं करते हैं या जिस प्रकार की निगरानी करनी चाहिए वो निगरानी नहीं कर पाते हैं। बीजेपी का सवाल है कि आखिर मुस्लिम बहुल इलाके फुलवारी शरीफ और पीर बहोर थानों में अमूमन एक खास धर्म के ही थानेदारों की पोस्टिंग क्यों की जाती है। इन थानों में पिछले कुछ सालों में थानेदारों की पोस्टिंग वाली लिस्ट पर नजर डाली जाए तो बीजेपी के आरोपों की पुष्टि हो जाती है। पीर बहोर थाने में लगे सक्सेशन बोर्ड पर नजर दौड़ाने पर साफ हो जाता है कि स्थापना काल से अब तक इस थाने में एक खास धर्म के थानेदारों की ही पोस्टिंग की गई है। कुछ ऐसा ही हाल फुलवारी शरीफ थाने का भी है। यहाँ भी 2005 से लेकर अब तक वैसे ही पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग की गई है जो एक खास धर्म से आते हैं। विरोधी दल के नेता भी बीजेपी के आरोपों का जवाब नहीं दे पा रहे। वहाँ पर उनको समझने वाले, उनके ये करने वाले लोगों की समस्याओं को समझने का, उनका समाधान करने का जो लोग थाना में रहेंगे उनको सहूलियत होगी। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। फिर भी हम समझते हैं कि किसी भी जगह पर पोस्टिंग हो, चाहे किसी भी जगह पर किसी थानेदार को बैठाया जाता हो, तो धर्म जात के आधार पर देख करके नहीं बैठाना चाहिए। विपक्षी आरजेडी का भी मानना है कि थानों में धर्म के आधार पर नहीं बल्कि पुलिस अधिकारियों की योग्यता के आधार पर पोस्टिंग होनी चाहिए। हालांकि ये बात भी सच है कि जिस थानेदार ने फुलवारी शरीफ मॉड्यूल का खुलासा किया वो भी एक खास धर्म से ही आते हैं। शैलेंद्र, न्यूज़ 18, पटना। और मोतिहारी में एनआईए की टीम ने जामिया मारिया मिशवा मदरसा में छापेमारी की। वहां से अली असगर नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, साथ ही 2 लोगों को भी हिरासत में लिया है। इसके अलावा ढाका बड़ी मस्जिद में भी जांच की गई। हालांकि किस मामले में छापेमारी की गई इस बारे में कुछ पता नहीं चला। वैसे माना यह जा रहा है कि फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल मामले में ये एनआईए की छापेमारी थी। सीतामढ़ी में अंकित झा पर हमला मामले में पुलिस की थ्योरी जो भी हो, गांव के लोगों का कहना है कि अंकित झा पर नुपुर शर्मा का वीडियो देखने की वजह से ही हमला किया गया। अंकित झा पर हमले के बाद सीतामढ़ी के बहेरा जाहिदपुर गांव के लोग डरे हैं। गांव के लोग सुरक्षा की मांग कर रहे थे, जिसके बाद वहां पुलिस बल की तैनाती की गई। जाहिदपुर के अंकित पर पिछले 15 जुलाई को नानपुर में चाकू से हमला किया गया था और गाँव में असुरक्षा का माहौल दूर करने के लिए पुलिस प्रशासन ने इनिशिएटिव लिया है और कई पुलिसकर्मियों की तैनाती यहाँ कर दी गई है। तस्वीरों में देखिए, रात भर इनको ड्यूटी करनी है। निश्चित तौर पर जो एक मांग है यहाँ के गांव वालों की, पुलिस प्रशासन ने उसको गंभीरता से लिया है और यहाँ पर डिप्लॉयमेंट भी कर दिया गया। 3 पुलिसकर्मी, 3 ही हैं आप लोग या और सब भी अलग अलग जगह लगा गया है। शिफ्ट वाइज हो रहा है। तो ये रात भर ड्यूटी में आप लोग? हाँ, रात भर है। आज रात भर ड्यूटी? हाँ, रात भर है। तो आप लोग डंडे वाले हैं या फिर हथियार वगैरह? नहीं, हम लोग लाठी पाठी हैं। बिल्कुल, आप देखिए लाठी पाठी के साथ आप लोग। कौन थाने से हैं आप लोग? थाना कौन? हम सब मुजफ्फरपुर से डिप्लॉय किया गया है। मुजफ्फरपुर से यहाँ आए? हाँ। आप मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो आपने सुना यहाँ पर मुजफ्फरपुर से डिप्लॉयमेंट किया गया पुलिस फोर्स का, विशेष तैनाती की गई है गांव में। और गांव के लोगों की भी डिमांड थी कि जो इलाका है यहाँ पर एक माहौल जो है असुरक्षा का वो घर कर गया है, ऐसे में डिप्लॉयमेंट किया जाए पुलिस फोर्स का। और मुजफ्फरपुर से इस गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। निश्चित तौर पर इस पहल की प्रशंसा भी होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन ने शायद स्थिति की गंभीरता को समझा है और यही कारण है कि पुलिसकर्मियों को यहाँ तैनात कर दिया गया है।
कैमरा पर्सन मनीष जुटेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। भागलपुर के सुल्तानगंज स्टेशन पर आरपीएफ के जाबाज सिपाही ने अपनी जान पर खेलकर एक व्यक्ति की जान बचा ली, जिसका वीडियो सामने है। दरअसल सावन को लेकर सुल्तानगंज स्टेशन पर अभी ट्रेनों का स्टॉपेज बनाए गए हैं। जहां ब्रह्मपुत्र मेल स्टेशन से खुली तो एक व्यक्ति ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की। वो ट्रेन की गेट पकड़कर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी और यात्री का पैर ट्रेन और स्टेशन के बीच के हिस्से में लटक गया। और इसी दौरान पीछे से आरपीएफ का एक जवान दौड़ा, वहीं आगे सिविल ड्रेस में तैनात दूसरे जवान मिथिलेश शर्मा ने यात्री को पकड़ लिया और उसकी जान बचाई। कांवरियों को कट्टरपंथियों से खतरे की आशंका। और इधर बड़ी खबर आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी जारी होने के बाद सुरक्षा कड़ी की गई है। भागलपुर में बड़ी संख्या में जवान तैनात कर दिए गए हैं। शिव भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए कच्ची कांवरिया पथ पर 24 घंटे पुलिस जवानों को लगाया गया है। कच्ची कांवरिया पथ पर सुरक्षा कैसी है, जायजा लिया हमारे सहयोगी विकास कुमार सिंह ने। रात का समय है और सुल्तानगंज से कच्ची कांवरिया पथ होते हुए मैं पहुंच गया हूं धांधी बेलारी चौक पर और आप देख सकते हैं कि किस तरह से शिव भक्त जो हैं वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। सुल्तानगंज से जल भरकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर के लिए रवाना हो रहे हैं। भगवान भोले को जलाभिषेक करने के लिए जो शिव भक्त हैं वो झूमते गाते हुए देवघर की ओर रवाना हो रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो कांवरियों की सुरक्षा में जिला पुलिस बल जो है वो पूरी तरह से चौक पर मुस्तैद नजर आ रही है। यहाँ पर चौक पर महिला और पुलिस जवानों को लगाया गया है, साथ में दंडाधिकारी की तैनाती की गई है। जिस तरह से गृह मंत्रालय के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई थी उसके बाद से जो है भागलपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। यहाँ के शिव भक्त भी वो पैदल निकल रहे हैं। हम बात करेंगे कुछ शिव भक्त के से कितनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वो गुजर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? पूर्णिया जिला से। पूर्णिया जिला से पैदल यात्रा हो रही है? पैदल। सुल्तानगंज से आ रहे हैं? हाँ, सुल्तानगंज। सुरक्षा व्यवस्था कितना सही लग रहा था आपको रास्ते में? बढ़िया लग रहा था। पुलिस बल के जवान मुस्तैद थे? पूरे टाइट है। दिक्कत नहीं हो रही है? दिक्कत नहीं हो रही है। निडर होकर यात्रा कर रहे हैं? निडर होकर यात्रा कर रहे हैं। निडर होकर यात्रा कर रहे हैं? दिक्कत नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं। तो जो कांवरिया हैं वो भी पैदल यात्रा कर रहे हैं, रात का वक्त हो या फिर दिन का। पूरी तरह से जो शिव भक्त हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भागलपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। हेल्थ काउंसलर की नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से मुलाकात की। 2 साल पहले कई पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। हेल्थ काउंसलर को छोड़कर बाकी पदों पर नियुक्ति हो गई। कुछ अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, लेकिन उसके बाद की प्रक्रिया नहीं हो रही। राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से निकली एक वैकेंसी जो कि हेल्थ काउंसलर की 2020 में आई थी, उसको लेकर के आज पटना के भाजपा कार्यालय में मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है उनसे मुलाकात की है। कुछ अभ्यर्थियों ने सीधे तौर पर इनकी कुछ मांगे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या पूरा मामला है, आप लोग क्यों बार बार मिलने के लिए आ रहे हैं? देखिए मैम, ऐसा है कि 02/2020 ये विज्ञापन संख्या है, इसके तहत हेल्थ काउंसलर का वैकेंसी आई थी और भी पद था। जो बाकी जो पद था उसका मेधा सूची अंतिम प्रकाशित कर दिया गया है, लेकिन हेल्थ काउंसलर का जो है अंतिम मेधा सूची अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोग स्वास्थ्य मंत्री जी के आवास पे कई बार मिल चुके हैं और आज फिर पुनः मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से आश्वासन दिया जाता था 1 सप्ताह में आ जाएगा, 15 दिन के बाद आ जाएगा, लेकिन 2 महीना बीत जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए 6 मंथ से ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। तो अभी आप माननीय मंत्री जी से मिलकर आई हैं, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने आपको? उन्होंने जैसे कि हम लोग पिछली बार भी आके मिल के जा चुके थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था 1 मंथ के अंदर या फिर 1 सप्ताह के बाद मिल जाएगा रिजल्ट आप लोग को। बट ऐसा हुआ नहीं, तो हम लोग फिर से आ जाए। आज जब आए तो हम लोग को बोला गया है, वहाँ स्वास्थ्य विभाग से बात भी हुई उनकी, खुद उन्होंने हम लोग के सामने बात किया। उन्होंने बताया कि 2 दिन का समय दिया गया है, लेकिन मंत्री जी ने खुद बताया कि 2 दिन पे ही आप लोग मत टिके रहिए, आप लोग 1 सप्ताह का टाइम हम दे रहे 1 सप्ताह के अंदर। और अब बात राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक अनूठे नाट्य मंचन की, जिसमें अब तक के सभी राष्ट्रपतियों के किरदारों की प्रस्तुति के साथ प्रेसिडेंट हाउस के निर्माण कार्य को दर्शाने की कोशिश हुई। हो तो कष्ट का एहसास नहीं होता। 16 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में ऐसी नाट्य प्रस्तुति की गई जिसमें राष्ट्रपति भवन के निर्माण, इसके इतिहास के साथ ही
देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर मौजूदा राष्ट्रपति के कार्यकाल को दर्शाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ ही सभी राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल की मौजूदगी में राष्ट्रपति भवन नाम के नाटक का मंचन किया गया। ज्यादा से ज्यादा समय तक काम करना होगा, मुझे कम से कम 12 घंटों तक काम करना होगा। बहुत कष्ट होगा सर। काम में रुचि हो तो कष्ट का एहसास नहीं होता। धर्मजम और हेमा फाउंडेशन की ओर से इस नाट्य मंचन का आयोजन किया गया, जिसके निर्देशक, क्रिएटिव डायरेक्टर और जाने माने बॉलीवुड कलाकार मनोज जोशी हैं। इस नाट्य मंचन में देश के पहले राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ ही पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम के किरदार को भी कलाकारों ने बेहद ही आकर्षक तरीके से निभाया। And what is dream? Dream is not what you see in sleep. Dream is a thing which does not let you sleep. नाटक के डायरेक्टर मनोज जोशी की माने तो इस नाट्य मंचन में लगभग 50 लोगों की टीम थी, जिनमें 14 राष्ट्रपतियों के किरदार निभाने वाले कलाकार भी शामिल थे। करीब 1 घंटे 20 मिनट के नाटक राष्ट्रपति भवन का मंचन आजादी के अमृत महोत्सव के पावन मौके पर किया गया। इस नाट्य मंडली के कई सदस्य सीरियल्स और फिल्मों में काम कर चुके हैं। नाटक के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि अंग्रेजों ने कैसे वायसराय के लिए इस बेहद खूबसूरत भवन का निर्माण कराया था, जो स्वाधीनता के बाद राष्ट्रपति भवन में तब्दील हो गया। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। बिहार में मॉनसून की बेरुखी से किसान परेशान हैं। राज्य सरकार ने भी सूखे से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। किसानों को सिंचाई के लिए डीजल पर भारी भरकम अनुदान देने का फैसला किया है। वहीं राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बियाडा की जमीन की लीज पर 20 से 80% तक छूट देने का फैसला कर निवेश का रास्ता खोल दिया है। मॉनसून की दगाबाजी से बेदम बिहार में राज्य सरकार ने मान लिया है कि इस बार भी बिहार को सूखे का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में किसानों की मुरझाती उम्मीदों को बचाए रखने के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में सूखे से निपटने और खरीफ फसलों को बचाने के लिए सरकार ने डीजल अनुदान के लिए 29 करोड़ 95 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। सरकार 60 लाख रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अनुदान देगी। इस योजना के अंतर्गत 60 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जाता है और प्रति एकड़ 10 लीटर के हिसाब से दिया जाता है और 5 एकड़ तक दिया जाता है। यानी 1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल पर 600 रुपए का अनुदान मिलेगा। तो खेती पर निर्भर बिहार के दरवाजे पर सुखाड़ दस्तक दे रहा है। ऐसे में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बियाडा के क्षेत्रों में महंगी जमीन के कारण जो उद्योगपति प्लांट लगाने में हिचक रहे हैं, उन्हें निवेश का न्योता देने के लिए सरकार ने बियाडा की जमीन के लीज दरों में 20% से लेकर 80% तक की छूट का बड़ा फैसला किया है। गौर करने वाली बात यह है कि एक ही जिले में बियाडा के 2 इलाके में छूट की दर अलग अलग हो सकती है। राज्य में फिलहाल बियाडा के 54 क्षेत्र है। सबसे अधिक रियायत 80% रियायत जो है दरों में दी गई है। तो 80% का मतलब कम से कम इतनी बड़ी छूट से जो हमारे उद्योगपति हैं वे आकर्षित होंगे इन इलाकों में अपना उद्योग लगाने। और मेरी अपील है पूरे देश के लोगों से कि बहुत अच्छी पॉलिसी है, बहुत अच्छी सरकार है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं और ज़मीन का भी जो रेट है वो अन्य राज्य की तुलना में सस्ता हुआ है। यानी बियाडा की जो जमीन 1 करोड़ के लीज में मिल रही थी, वो अब 80% छूट मिलने के बाद सीधे 20 लाख में निवेशकों को मिल जाएगी और जो 60% छूट के दायरे में आएगी वो अब सीधे 1 करोड़ की जगह 60 लाख में उपलब्ध हो सकेगी, जिससे बिहार में औद्योगिकरण की रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। और आगे देखिए जोहार झारखंड।